जय हिंद दोस्तों जब रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत हुई 24 फरवरी 2022 को, तब से लेकर आज तक वेस्टर्न मीडिया ने इसे ऐसे दिखाने की कोशिश की है जैसे रशियन प्रेसिडेंट पुतिन एक शैतान है और अमेरिका और उसके साथी वेस्टर्न कंट्रीज शांति के दूत, और बेगुनाह लोगों की मौत से कितना ज्यादा दुखी है ये लोग, चाहे वो रशिया पे सैंक्शंस लगाना हो या यूक्रेन को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मिलिट्री एड ताकि वो जूझ सके रशियन मिलिट्री से बिना अमेरिकन और वेस्टर्न देशों के शामिल हुए। मतलब नो बूट्स ऑन ग्राउंड, यानी अभी तक उनकी आर्मीज इन्वॉल्व नहीं हुई है इस जंग में फिजिकली। और आज हमारी इस वीडियो रिपोर्ट में हम इसी अमेरिकन हिपोक्रेसी को जानेंगे जिसने ना जाने कितने देशों को बर्बाद किया है, कितने मासूम लोगों की जान ली है अपने फायदे और लालच के लिए, डेमोक्रेसी और फ्रीडम के नाम पर। वही हिपोक्रेसी या दोगलापन जिनके बारे में ना जाने कितनी बार हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने कई मीडिया इंटरव्यूज में उसे सामने भी लाया है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है टू ब्रिंग मोर इंफॉर्मेटिव कंटेंट फॉर यू गाइस। दोस्तों, इस हिपोक्रेसी को समझने के लिए 1900 के शुरुआत में जाना होगा, जब अमेरिका और पश्चिमी देशों में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फुल फोर्स में था। तो इसका मतलब था ज्यादा से ज्यादा ऑयल की जरूरत, और ये वो वक्त था दोस्तों जब यूएई, सऊदी, कुवैत या इराक में ऑयल की डिस्कवरी नहीं हुई थी। लेकिन ईरान उस वक्त का एक सबसे बड़ा सप्लायर था दुनिया में। लेकिन इतने बड़े ऑयल फील्ड्स होने के बावजूद ईरानियन गवर्नमेंट सिर्फ नाम मात्र के पैसे बना रही थी। क्यों? ब्रिटिशर्स। एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी एक जॉइंट वेंचर ब्रिटिश और ईरानियन गवर्नमेंट के बीच, जिसका नतीजा ही था कि खुद के ऑयल फील्ड्स होने के बावजूद प्रॉफिट्स का मात्र 17% ही मिल पा रहा था ईरानियन सरकार को। इस बाकी के 80% से भी ज्यादा जा रहे थे ब्रिटिशर्स के पास। कुछ याद आया दोस्तों? करीब वैसा ही जैसा ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में भी किया था इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स के साथ, द ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर। यानी ऑयल फील्ड्स किसी और देश की जमीन पर, लेकिन 80% से भी ज्यादा का मुनाफा ब्रिटिशर्स का। और दोस्तों, सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था ब्रिटिशर्स के लिए, जब तक एक नए ईरानियन लीडर का आना हुआ पावर में, मोहम्मद मोसादे, जिन्होंने 15 मार्च 1951 को पूरी ईरानियन ऑयल इंडस्ट्री को ही नेशनलाइज कर दिया। इसका साफ मतलब था ब्रिटिशर्स के मौज के दिन खत्म हुए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोसादे, जिन्होंने ऑयल नेशनलाइजेशन के अलावा भी ढेर सारे सोशल और पॉलिटिकल कदम उठाए थे ईरान की तरक्की के लिए, उन्हें खुद की ही ईरानियन आर्मी ने हटाकर हाउस अरेस्ट कर दिया। लेकिन कैसे? क्योंकि अमेरिकन CIA और ब्रिटेन की MI6 ने पर्पसफुली पीएम मोसादे के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया, जो वेल डॉक्यूमेंटेड है दोस्तों, ऑपरेशन एजेक्स या ऑपरेशन वूड के नाम पर, जहां मोसादे को ईरान के शाह यानी वहां के राजा के खिलाफ दिखाया गया। और जब आप ईरानियन मानने लगे इसे, CIA ने तख्ता पलट कर दिया मोसादे का, और में लाया गया शाह ऑफ ईरान मोहम्मद रेजा पहलवी को, जिसका नतीजा ही था कि ऑयल नेशनलाइजेशन को सिर्फ खत्म नहीं किया गया, बल्कि आने वाले सालों में ब्रिटिश और अमेरिकन ऑयल कंपनीज ने अपने बेस भी खड़े किए ईरान में, और तगड़ा मुनाफा भी बनाया किसी दूसरे देश के ऑयल फील्ड से। और इसके साथ साथ दोस्तों, अमेरिका ने 1.4 बिलियन डॉलर्स के हथियार भी बेचे उस वक्त की ईरानियन सरकार को। यानी अपने फायदे के लिए ईरान में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई मोसादे सरकार को न सिर्फ हटाया गया, बल्कि ऐसे रूलर को लाया गया जो वो करे जो अमेरिकन या ब्रिटिश चाहे। और ये है दोस्तों दुनिया के डेमोक्रेसी और फ्रीडम के रखवाले। लेकिन अभी एक ट्विस्ट आने वाला था दोस्तों। साल 1979 आते आते ईरान में एक बड़ा इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ और अमेरिका के फेवरेट ईरानियन शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके बारे में दोस्तों आप डिटेल तरीके से जान सकते हैं हमारे इस वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खैर, नए लीडर अयतुल्लाह खोमेनी ने पावर में आते ही अमेरिकन और ब्रिटिश ऑयल कंपनीज को ना सिर्फ बाहर निकाला ईरान से, बल्कि ऑयल सेक्टर को भी नेशनलाइज कर दिया। यानी सब कुछ वापस से जीरो अमेरिकन और ब्रिटिशर्स के लिए। यानी ना ईरानियन ऑयल और ना ही ईरान को हथियार बेचकर मुनाफा। यहां से शुरू होता है अमेरिकन का दूसरा चेहरा, उनकी हिपोक्रेसी का। साल 1979 को ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ दोस्तों। तब तक यूएई, सऊदी और इराक में ऑयल फील्ड्स की खोज हो चुकी थी। और इसी साल 1979 में इराक में एक नए लीडर के पास पावर आई, सद्दाम हुसैन, जिसकी पॉलिसीज
शुरू से ही ईरान के खिलाफ थी और जिसका नतीजा ही था ईरान इराक वॉर, जो लगभग 8 साल चला। और यहाँ रोनाल्ड रीगन की अमेरिकन गवर्नमेंट ने वेपन्स, फंड्स और इंटेलिजेंस के थ्रू मदद की सद्दाम हुसैन को। और 7 साल 10 महीने चले इस जंग में 10 लाख से भी ज्यादा निर्दोष लोगों की मौत हुई। उस वक्त के 500 से 600 बिलियन डॉलर्स का घाटा हुआ दोनों देशों की इकोनॉमी को, लेकिन मुनाफा बस एक का हुआ, अमेरिका, जिसके बेचे गए हथियार से ही जंग को लड़ा जा रहा था दोनों देशों में। और सबसे शॉकिंगली दोस्तों, ये वही वक्त था जब सद्दाम हुसैन अपने शासन के दौरान इराक में अनगिनत क्राइम्स को अंजाम दे रहे थे, जिसमें इराकी कुर्दिश लोगों की मास किलिंग शामिल थी और ईरान के साथ वॉर फ्रंट पर केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल भी। लेकिन इसके बावजूद अमेरिकन ने हर तरीके से मदद दी सद्दाम हुसैन को, पैसा, हथियार, इंटेलिजेंस। लेकिन ये सब कुछ बदलने वाला था 2 अगस्त 1990 को, जब सद्दाम हुसैन ने हमला किया दोस्तों अपने एक और पड़ोसी देश कुवैत पर। और यहाँ अमेरिका, जिसने अभी तक सद्दाम हुसैन को पूरा सपोर्ट दिया था, वो उसके खिलाफ 35 देशों के कोलिजन के साथ करती है हमला। Iraq must withdraw from Kuwait completely, immediately, and without condition. जिसके बाद सद्दाम हुसैन की इराकी फोर्सेस सरेंडर करती है। दोस्तों, इस वॉर के बाद अमेरिकन सैंक्शंस इराक पर लगे और उसे कंप्लीटली आइसोलेट करने की कोशिश की गई, जिससे इराकी इकोनॉमी जो पहले से ही बर्बाद थी, ईरान के साथ वॉर के बाद वो पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर थी। और दुनिया ने ये माना कि इराक या कहूँ सद्दाम हुसैन और अमेरिका की कहानी यहाँ खत्म हुई, क्योंकि इराक एक देश की तरह इस लायक ही नहीं था कि वो कोई चुनौती बने अमेरिका और उसके इंटरेस्ट के लिए। लेकिन 13 साल बाद 20 मार्च 2003 अमेरिका और उसके एलाइज ने फुल फोर्स में इन्वेड किया इराक को। On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. ये कहते हुए कि सद्दाम हुसैन की इराकी गवर्नमेंट के पास WMB यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इसका प्रूफ आज तक नहीं मिला कि ऐसा कोई भी हथियार मौजूद था इराक के पास। सो इन सब से एक क्वेश्चन आता है, तो सडनली 13 साल बाद अमेरिकन ने ऐसा किया ही क्यों, जबकि इराक एक थ्रेट नहीं था अमेरिकन के लिए और ना ही कोई वेपन्स थे उनके पास जैसा अमेरिका ने क्लेम किया। इसका आंसर है ऑयल। साल 2000 आते आते ऑयल की डिमांड एक्सपोनेंशियली हाई होती जा रही थी दुनिया में, मेनली हमारे इंडिया और चाइना में बढ़ते हुए डेवलपमेंट के कारण। यानी 1999 में जिस ऑयल की कीमत $19 थी दोस्तों, वो 2003 में लगभग $31 हो चुका था। और अमेरिका ने क्यों इराक पे हमला किया, उसका आंसर मिलता है हमें इराक की लार्ज ऑयल फील्ड्स और वहां से निकाले जाने वाले ऑयल में कम खर्च का होने से, जैसा स्ट्रॉस सेंटर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। जहां कतर में एक बैरल ऑयल निकालने का खर्च $15 है, वही इराक में यही मात्र $6 है, यानी सऊदी अरेबिया के बाद दूसरा सबसे सस्ता, जिसका मतलब इराक के खजाने से कम नहीं था ऑयल के मामले में। लेकिन एक इकोनॉमिकली कमजोर और ऐसा देश जिससे कोई खतरा नहीं, एक सो कॉल्ड वर्ल्ड पावर को, तो उस पर हमला कैसे जस्टिफाई किया जाए। और यहाँ आता है प्रोपेगेंडा या कहानियां बेचने की काबिलियत अमेरिका की, जहां वो ये बताते हैं कि कौन सा देश या कौन सा लीडर खतरा है विश्व शांति के लिए। और आज की तारीख में रशियन प्रेसिडेंट पुतिन, जिन्हें एक तानाशाह और क्या क्या बताया जा रहा है, उसी कहानी का एक हिस्सा है। और खुद अमेरिका एक मेन रक्षक है विश्व शांति का दोस्तों, जैसा खुद इराक वॉर को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम की तरह दिखाया गया दुनिया के सामने, और ऐसे प्रोजेक्ट किया गया कि अमेरिका और उसके एलाइज इराकी लोगों के लिए ये कर रहे हैं। या फिर WMD के ही फॉल्स चार्जेस, जिनके बारे में कभी कोई प्रूफ ही नहीं मिला। और सद्दाम हुसैन पर जो भी चार्जेस लगाए गए थे दोस्तों, उससे फांसी दिए जाने से पहले उनमें से मेजॉरिटी उस वक्त के हैं जब अमेरिकन फुल सपोर्ट कर रहे थे सद्दाम हुसैन को 1980 से 1990 में, क्योंकि चाहे वो कुर्दिश लोगों का मास जेनोसाइड हो या केमिकल वेपन्स का यूज ईरान के वॉर फ्रंट पर। और उस वक्त सब कुछ सही था, क्योंकि उस वक्त सद्दाम हुसैन अमेरिकन के लिए फायदेमंद थे। दोस्तों, इराक इन्वेजन में 1 लाख से भी ज्यादा सिविलियंस की मौत हुई। ISIS जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पैदा होने का मौका मिला। लेकिन सो कॉल्ड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिनके लिए ये वॉर शुरू किया गया था, उनका कोई भी प्रूफ नहीं मिला आज तक। हाँ, ये बात अलग है, आज इराकी ऑयल फील्ड्स में
अमेरिकन कंपनीज एक बड़े हिस्सेदार के रूप में उभरी हैं। और आज जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है दोस्तों, तो वो एक शर्मनाक कदम, मासूम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़, और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन एक शैतान तानाशाह बन गए वेस्ट और अमेरिकन के लिए। लेकिन ठीक इसके उलट, जहां खुद अमेरिकन इन्वेड करें या किसी भी तरह का अमेरिकन मिलिट्री ऑपरेशन करें, वो केवल विश्व शांति और उसके कल्याण के लिए होता है। जैसे इराक, लीबिया, क्यूबा, ब्राजील और भी ना जाने कितने मिलिट्री या CIA के कोवर्ट ऑपरेशंस, इंक्लूडिंग एक वक्त में हमारे भारत में भी, जो इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए CIA ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन आज वही भारत है जो दुनिया के सामने सबसे पहले अपने फायदे, अपने देश हित को रखता है, ना कि अमेरिकन ऑर्डर्स को सुनता है। जिसका एग्जाम्पल है रशियन सैंक्शंस के बाद भी ट्रेड को जारी रखना हमारे देश का रशिया के साथ। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।